Very good afternoon, my student and my dear friend. Today I am going to discuss the topic of regulation of enzyme activity. Student, first of all, I want to tell you about the importance of regulation of enzyme activity. तो स्टूडेंट, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं उनकी जो रेगुलेशन की वजह से क्या होगा कि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो कोऑर्डिनेट होती है और कंट्रोल होती है। इसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट रोल हमारा क्या है कि जो सबस्ट्रेट के यूज को इकोनॉमिकली भी हम कर सकते हैं। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस को और एंजाइम डिग्रेडेशन को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये होमोस्टेसिस जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे इम्पोर्टेंस थे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी के। इसके बाद मैं आपको भी बताता हूँ कि जो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है उसको करने के लिए या उसको समझने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं। तो उसमें हम जो सबसे पहले स्टेजेस होता है इज कॉल्ड द फर्स्ट वन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। The first one is allosteric regulation. The second one is second one is compartmentation of metabolic पाथवे। ठीक, जो थर्ड टाइप की स्टेजेस होगी एंजाइम्स को रेगुलेशन वाली, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट एंजाइम्स। फोर्थ टाइप की जो स्टेजेस है एंजाइम्स को रेगुलेट करने की, कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स सिंथेसिस। फिफ्थ टाइप्स की रेगुलेशन है दिस इज कॉल्ड एंजाइम्स डिग्रेडेशन। और लास्ट वन है सिक्स टाइप्स इज आइसो एंजाइम्स। तो स्टूडेंट, ये सिक्स टाइप्स हैं जिससे हम एंजाइम्स की रेगुलेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन, सेकंड वन इज द compartmentation of metabolic pathway, the third one is activation of latent enzymes, fourth one is control of enzyme synthesis, fifth one is enzyme degradation and sixth one is isoenzyme। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। स्टूडेंट, एलो का मतलब क्या है? यहां पर एलो का मतलब है अदर साइड, राइट, अदर साइड। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होंगे जिनकी जो एक्शन करने की साइड जो है वो अदर होगी, राइट। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अदर साइड फॉर एंजाइम्स
एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम्स आपके वो एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक्टिव साइट के अलावा अदर साइट होती है, और जहां पर क्या होगा कि कोई भी एलोस्टेरिक इफेक्टर बाइंड होगा और एंजाइम एक्टिविटी को शो करेगा। राइट, तो ये हमारा यहाँ पर मतलब हो गया एलोस्टेरिक एंजाइम। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट की एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या होते हैं। एलोस्टेरिक इफेक्टर्स क्या होते हैं? तो एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या है? एक सब्सटेंसेस है, राइट, और ये क्या करेंगे कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की अदर साइट है, एक्टिव साइट को छोड़ के अदर साइट है, वहां पर बाइंड होंगे, और बाइंड होने के बाद में एंजाइम एक्टिविटी को शो करेंगे। तो जो एलोस्टेरिक इफेक्टर हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर, ठीक है, और सेकंड वन जो होगा इट नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर। नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर, ठीक है। पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या होंगे कि अदर साइड पे बाइंड होंगे और क्या करते हैं, एंजाइम की कैटालिसिस को इंक्रीज करते हैं। नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर क्या है? ये भी अदर साइड पे बाइंड होंगे, लेकिन ये एंजाइम कैटालिसिस प्रॉपर्टी को या एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ Km वैल्यू पे और Vmax पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ Km और Vmax के बेसिस पे किया गया है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज K टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, K टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, राइट। तो स्टूडेंट K टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स में क्या होगा कि इस कंडीशन में जो Vmax है, Vmax हमेशा क्या रहता है? अनचेंज होता है। Vmax क्या है? अनचेंज रहता है, राइट। और Km वैल्यू क्या है? वो हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करती है, ठीक। अगर हम इसी के टाइप्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स में क्या होगा कि ये बिल्कुल सिमिलर एक्शन करेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह, जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स है, बिल्कुल सिमिलर एक्शन शो करेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह। तो उसमें जो क्या होगा कि जो 1/Vmax है, ठीक है, ये क्या रहेगा? अनचेंज, ठीक है। और Km वैल्यू या इसको भी रेसिप्रोकल है तो ये 1/Km हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/Km, और ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक। तो K टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स में जो Vmax होता है अनचेंज होगा और Km वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स भी है
एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तो जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो के टाइप का एलोस्टेरिक एंजाइम है। अब हम बात करते हैं बी टाइप्स के एलोस्टेरिक एंजाइम्स की। The second types of B types allosteric enzymes, allosteric enzymes। स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि जो Km वैल्यू है, राइट, Km वैल्यू अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे तो Km वैल्यू जो निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज नहीं होगी, अनचेंज रहेगी। Km वैल्यू क्या है, अनचेंज है, राइट। और Vmax जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जो बी टाइप के एलोस्टेरिक एंजाइम्स का अगर हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इसका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स देखेंगे, ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह काम करेगा या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो 1/km यानी रेसिप्रोकल है तो 1/km करेंगे हम, वो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज होगा, अनचेंज होगा। और दूसरा जो Vmax है वो हमेशा यानी 1/Vmax बोलेंगे इसको, वो क्या रहेगी, डिक्रीज कंडीशन में रहेगी, ठीक है, ठीक। तो Km वैल्यू अनचेंज दोनों केसेस में, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के केस में भी अनचेंज है और Vmax क्या है, डिक्रीज है। और इसका जो एग्जांपल है बी टाइप एलोस्टेरिक एंजाइम्स के एग्जांपल एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज, ठीक है, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज, राइट। ये जो एंजाइम्स है ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्लासिफाइड ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स है हमने के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और बी टाइप्स के एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक इसी में कंफर्मेशन ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, कंफर्मेशनल चेंजेस इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, conformational changes of allosteric enzymes। ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट अभी बात करी थी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स की और एलोस्टेरिक इफेक्टर की, सेम चीज है। ये क्या करते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं और ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट को छोड़ के अदर साइट पे बाइंड होंगे और अपनी एक्टिविटी को, एंजाइम एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। तो जब भी होगा क्या कि कोई भी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इफेक्टर, जब एलोस्टेरिक इफेक्टर नॉन कोवैलेंटली बाइंड होगा
नॉन कोवैलेंटली बाइंड होगा किससे, अदर साइड, बाइंड विद, या हम इसको सीधा बोल सकते हैं एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड ऑफ एंजाइम, ऑफ एंजाइम पे बाइंड होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, राइट। उस चेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि कन्फर्मेशनल चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस occurs in active site of enzymes, occurs in active site of enzymes, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाएगी, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स में चेंज हो जाएगी। तो जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स में कन्फर्मेशन चेंजेस होती है ये टू टाइप्स में हो पाएगी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टी फॉर्म्स, यानी दो फॉर्म्स में चेंजेस हो सकती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टी फॉर्म, ठीक है, एक टी फॉर्म होगी और एक होगी इसमें आर फॉर्म होगी। टी फॉर्म एंड आर फॉर्म, राइट। टी फॉर्म को हम टेंस और टॉट फॉर्म भी बोलते हैं। टी फॉर्म इज कॉल्ड टेंस और टॉट फॉर्म, आर फॉर्म को रिलैक्स फॉर्म बोलते हैं। आर फॉर्म को रिलैक्स फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, ठीक, राइट। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, कि जो टी फॉर्म है वो आर फॉर्म में बन सकता है और आर फॉर्म टी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ठीक है, और यहां पर भी चेंज करेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो टी से आर में एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स चेंज कर सकते हैं और आर से टी में एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कर सकते हैं। तो जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं वो किसको फेवर करेंगे, तो फेवर आर टाइप कन्फर्मेशन को फेवर करेंगे, ठीक है। और जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं वो किस टाइप को फेवर करेंगे, वो किस टाइप फेवर करेंगे, वो करेंगे टी टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन को फेवर करेंगे, ठीक है, ठीक, को फेवर करेंगे, राइट। तो अब थोड़ा सा ये तो हमारा हो गया कि अगर जैसे टी से आर में कन्वर्ट होना है तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का रोल होगा और आर से टी में कन्वर्ट होना है तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स का रोल होगा, ठीक है स्टूडेंट। और जो हमारा सबस्ट्रेट है, किसी भी एंजाइम की सबस्ट्रेट है वो आर टाइप की फॉर्म में बाइंड होगी और अपना एंजाइमेटिक एक्शन को शो करेगी, राइट। अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं जो एलोस्टेरिक्स एंजाइम्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये देखा था अभी तक, हम ये जो ग्राफ पढ़ते आए हैं, जो ग्राफ पढ़ा है हमने किसके बीच में पढ़ा है, एक तो एंजाइम वेलोसिटी के बीच में पढ़ा है, एंजाइम वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पढ़ा हुआ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ये जो ग्राफ बन रहा है वो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट
ऑन इफेक्टर एंजाइम्स के ऊपर है। तो बेसिकली जो एंजाइम्स का ग्राफ होगा वो इस तरीके से आता है, ठीक है। यानी इसको हम इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हाइपरबॉलिक ग्राफ, ठीक है। और ये जो है सिंपल एंजाइम्स का एक ग्राफ है, ठीक। लेकिन हम जो बात करेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम्स की, वो कुछ सिग्मोइड टाइप के ग्राफ के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ रहेगा दिस इज सिग्मोइड टाइप ग्राफ। ये किस टाइप का है, सिग्मोइड टाइप ग्राफ, ठीक। सिग्मोइड टाइप का ग्राफ है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, यहां पे इसकी दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दिस वन, राइट, ठीक है। तो इन दोनों की हाफ Vmax होगी, ठीक है। तो अब हम ये तो ग्राफ के बारे में हो गया स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इसमें फीडबैक रेवोल्यूशन। तो कुछ फीडबैक रेवोल्यूशन से पहले कुछ मैं इसके एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जो एंजाइम्स हैं वो एलोस्टेरिक साइट को कंटेन करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमारे पास एंजाइम्स हैं, उसकी मेटाबॉलिक पाथवे क्या करेगा इसके बारे में है। इसके अलावा एलोस्टेरिक्स द फर्स्ट वन इज, यहां पे जो पहला रहेगा इनहिबिटर्स और सेकंड वन जो है एक्टिवेटर, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे फर्स्ट वन, हम उसको बोल सकते हैं फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनिन, ठीक है, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनिन। अब ये एंजाइम कहां पर हेल्प होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में हेल्प होगा। एंजाइम हेल्प इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। और इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और इस एंजाइम को कौन सा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर काम करेंगे। यहाँ पे जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर काम करेंगे वहां पे एटीपी, ठीक है, और एक्टिवेटर जो काम करेंगे यहाँ पे एडीपी एंड एएमपी, ठीक है, राइट। दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक। दूसरे एग्जांपल जो है हमारे पास एसिटाइल को कार्बोक्सिलेट, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेट। ये क्या करता है, ये हमारा फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। फैटी एसिड की सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, राइट स्टूडेंट। फैटी एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो इसका इनहिबिटर्स क्या होगा इस एंजाइम्स का, मैलोनेट, ठीक है। और इसका एक्टिवेटर कौन से होंगे, एक्टिवेटर का एग्जांपल है आइसोसिट्रेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है जो आपके एंजाइम्स के साथ साथ एलोस्टेरिक इफेक्टर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, और इसमें ये भी बता रहे हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होंगे, उनका रोल क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फीडबैक रेवोल्यूशन के बारे में। फीडबैक रेवोल्यूशन, फीडबैक रेवोल्यूशन
स्टूडेंट, फीडबैक रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, वो फर्स्ट स्टेप के एंजाइम्स को ब्लॉक करती है या ब्लॉक हो जाता है, तो उस एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा, जो रेगुलेशन होगी उसको हम फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन ब्लॉक या इनहिबिट फर्स्ट स्टेप्स ऑफ एंजाइम्स, inhibit the first step of enzymes used in enzymatic reaction, ठीक है। यानी कि जो एंड प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट क्या करेगा कि वो फर्स्ट स्टेप ऑफ एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप्स की जो रेगुलेशन है उसको हम फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं, या उसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन इनहिबिशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। अब हम स्टूडेंट अब जो बात करेंगे हम इसके बाद, तो स्टूडेंट हमने अभी फीडबैक रेगुलेशन के बारे में बताया था कि फीडबैक रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो इनहिबिट करेगा किसको, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट करेगा विद द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी इस तरीके से होगी, ए से बी प्रोडक्ट बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा और डी से ई बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ए बी के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल है दिस इज कॉल्ड E1, और बी सी के लिए E2, सी डी के लिए E3, ठीक है, और डी ई के लिए E4, ठीक। तो यहाँ पर जो E है दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट कि जो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा किसी को इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो ये जो एंजाइम है ये क्या है, इस समय इसकी मोर पोटेंट होता है, और जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो आगे की प्रोसेस हमारी नहीं हो पाएगी, राइट। तो हम इसको और भी कंसाइड करके बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इंक्रीज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, अगर फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज एंजाइमेटिक वेलोसिटी, डिक्रीज एंजाइमेटिक वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट आपको एक फीडबैक रेगुलेशन का एक एग्जांपल बताता हूं कि वो किस तरीके से काम करेगा। राइट, एग्जांपल में क्या होगा, आपके पास हमारे पास दो सबस्ट्रेट रहेंगे, एस्पार्टेट
एस्पार्टेट प्लस कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। ठीक, तो एस्पार्टेट है और कार्बामोइल फॉस्फेट है। अब ये कन्वर्ट होंगे हमारे एस्पार्टेट कार्बामोइल में। एस्पार्टेट कन्वर्ट होंगे ये कार्बामोइल एस्पार्टेट में, ठीक है। और इसके लिए जो इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम रहेगा एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है। तो इस एंजाइम की हेल्प की सहायता से एस्पार्टेट और कार्बामोइल से ये हमारा एक इंटरमीडिएट बना है। और इंटरमीडिएट बनने के बाद में क्या होगा कि हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट, सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ठीक, अब स्टूडेंट ये जो एंड प्रोडक्ट है सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या करेगा, यहां पे इस एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा या इस एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। ठीक, इसको इनहिबिट करेगा। तो जो इस टाइप की प्रोसेस है उसको हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट जो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है, एक तो हमने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा हमने एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ इफेक्टर, एलोस्टेरिक इफेक्टर के बारे में बताया। इसके अलावा 2 टाइप्स के जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, वीमैक्स, ये के टाइप्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में और वी टाइप्स एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में बताया था, ठीक है। इसके अलावा हमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एलोस्टेरिक एंजाइम्स में कैसे होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताया। इसके अलावा हमने फीडबैक रेगुलेशन के बारे में भी डिस्कस किया कि फीडबैक रेगुलेशन क्या होता है, और वो जो नेगेटिव इनहिबिशन से यानी एंड प्रोडक्ट जो है वो एक प्राइमरी एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा, और जो प्राइमरी एंजाइम्स को ब्लॉक करके ही उसका कुछ रेगुलेशंस हो पाएगा। तो ये हमारा था बेसिकली एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में या एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी हुए रेगुलेशंस के पार्ट्स हैं या स्टेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।